नमस्कार, मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन प्रेप में। आज के इस क्लास में हम लोग हल करेंगे हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों को, जो आप सभी लोगों के परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप सभी लोगों को सभी महत्वपूर्ण विषयों के क्लास और प्रैक्टिस सेट ऐसे ही इस चैनल पर मिलता रहे। जो भी स्टूडेंट हमारे पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं वह हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके, मैसेज करके और क्लासेस को अच्छी तरह से देख करके हमारे पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं। हमारी क्लासेस शुरू हो गई हैं। तो चलिए हम इस अभ्यास प्रश्न को हल करते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें दिया है कि रामचरितमानस में समयोजित कुल कांड हैं, यानी रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं। तो आप लोग इसका जवाब देंगे। विकल्प ए दिया है 8, बी दिया है 9 और सी दिया है 7 और डी दिया है 12। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे। इसका सही उत्तर होगा सी, यानी रामचरितमानस में कुल जो कांड होते हैं वह 7 कांड होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसा कि आप लोग एक बार समझ लेंगे। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड और सुंदर कांड। छठवां जो आपका होता है लंका कांड होता है। सातवां उत्तरकांड। ये प्रमुख 7 कांड जो है रामचरितमानस में है। ठीक है, अगला हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 52 में दिया है हिंदी किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा कहलाई। यानी ध्यान रखेंगे, हिंदी जो है किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा कहलाई। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया संविधान में। तो 14 सितंबर, आप लोग नोट कर लेंगे, 14 सितंबर 1949 को हिंदी जो है राजभाषा के रूप में संविधान में जो है स्वीकार किया गया। अब किस अनुच्छेद के तहत है, तो आप ध्यान रखेंगे इसका विकल्प ए जो है सही होगा। 343 अनुच्छेद के तहत हिंदी जो है राजभाषा कहलाई। ठीक है, भाग यदि पूछता है तो आप ध्यान रखेंगे 17वां भाग है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे, यह काफी महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 53 में पूछा है कि हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से प्रारंभ माना जाता है। यानी विकल्प दिया हुआ है 1999, 1850, सी दिया है 1951 और डी दिया है 1752। तो इसका सही जवाब देंगे आप लोग। इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोगों को बता देते हैं। 1850 से हिंदी साहित्य का आधुनिक काल माना जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे अभी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे, जैसा कि आप लोगों को हमने ऊपर ही बताया कि हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। तो आप सभी लोग इसका सही जवाब दे दिए होंगे। इसका विकल्प ए सही होगा। प्रश्न नंबर 54 का, यानी 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सभी प्रश्न जो अभी हम आप लोगों को प्रश्न यहाँ देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 55, इसका जवाब आप लोग देते चलेंगे। जो सही उत्तर होगा, अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यह जो है कि प्रश्न है, इसे ध्यान रखेंगे। इसका सही जवाब आप लोग दे दिए होंगे। यह नाटक आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, अंधेर नगरी चौपट राजा। यानी विकल्प दिया है मुंशी प्रेमचंद, बी गोवर्धन राम, एन त्रिपाठी, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी दिया है और डी क्या है फकीर मोहन सेनापति। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, यानी 55 का जो सही उत्तर होगा अंधेर नगरी चौपट राजा भारतेंदु हरिश्चंद्र की नाटक है। इसका सही विकल्प सी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, पीपल पात सरिस मन डोला, इसमें कौन सा अलंकार है। यानी प्रश्न नंबर 56 का सही उत्तर आप लोग देंगे। इसमें विकल्प ए दिया है रूपक, बी दिया है उपमा, सी यमक और डी श्लेष अलंकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न नंबर 56 का जो सही उत्तर होगा बी होगा, यानी उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की परिभाषा क्या होती है? किसी व्यक्ति या वस्तु से जब तुलना की जाती है, जहां भी तुलना किया जाए वहां उपमा अलंकार होता है। तो आप लोग इसका सही उत्तर क्या देंगे? पीपल पात सरिस मंडोला का उपमा अलंकार होगा। कैसे? यानी जहां उपमेय से उपमान का तुलना हो, उपमान सदैव बड़ा होता है। आप ध्यान रखेंगे, जो उपमान होता है वह सदैव
बड़ा होता है, उपमेय उपमेय जो होता है वो छोटा होता है, यानी उपमेय का तुलना उपमान से किया जाता है। तो यहाँ पीपल पात सरिस मन डोला, यानी सरिस मन क्या है, मन उपमेय है, मन की तुलना पीपल के पत्ते की से किया जा रहा है कि मन जो है वह पीपल के पत्ते की तरह डोलता है, यानी यहाँ तुलना मन की किया जा रहा है पीपल के पत्ते के समान, यानी उपमा अलंकार होगा, तो ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 57। आप लोगों को बता दें कि जितने भी हिंदी व्याकरण के अभ्यास प्रश्न कराए जा रहे हैं उस सभी अभ्यास प्रश्नों को, हिंदी के क्लास को जितने भी है उसको आप लोग ध्यान से पढ़ें और अंत तक जरूर देखें, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में हिंदी से जो प्रश्न आते हैं, इन्हीं जो आप अभ्यास प्रश्न कराए जाते हैं, इन्हीं में से आपको प्रश्न आते हैं, तो इसे ध्यान रखेंगे आप लोग। दिया है कि संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी, तो यहाँ ध्यान रखेंगे विकल्प दिया है पाली, बी मागधी, सी प्राकृत और डी हिंदी। तो प्रश्न नंबर 57 को आप ध्यान रखेंगे, कभी कभी आपके एग्जाम में भी प्रश्न गलत तरीके से प्रिंट हो जाता है, तो उसका अंक सभी को समान दिया जाता है। तो यहाँ संस्कृत भाषा के पहले, यानी यहाँ संस्कृत भाषा के पहले नहीं होगा, क्योंकि संस्कृत भाषा के बाद वाली भाषा कौन थी, यदि ऐसे पूछा जाता तो इसका विकल्प पाली होता, क्योंकि आप लोगों को हम बता देते हैं कि भाषा का क्रम क्या था। तो सबसे पहले संस्कृत भाषा आई थी, क्या सबसे पहले जो है संस्कृत भाषा आई थी, उसके बाद पाली भाषा आई थी। कौन सा, पाली भाषा। पाली भाषा के बाद प्राकृत भाषा का उद्भव और विकास होता है। प्राकृत भाषा के बाद अपभ्रंश भाषा आती है। कौन सा, तो आप ध्यान रखेंगे अपभ्रंश भाषा। प्राकृत भाषा के बाद अपभ्रंश के बाद हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास होता है। तो ध्यान रखेंगे प्रश्न नंबर 57 में क्या पूछा है, संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी, यानी यह गलत है। तो यहाँ बाद में हो सकता है कि पूछने का जो अर्थ होगा कि यहाँ मिसप्रिंट हो गया होगा कि संस्कृत भाषा के बाद वाली भाषा कौन सी है, तो पाली है। तो ध्यान रखेंगे जब बाद पूछेगा तो यहाँ बाद होगा, तो बाद में क्या हो जाएगा, पाली इसका सही जवाब हो जाएगा। इस क्रम को आप लोग याद रख लेंगे, क्रम भी पूछा जाता है। जैसे प्राकृत के पहले वाली भाषा कौन सी है, पाली, यानी संस्कृत भाषा जो है, पाली जो है संस्कृत भाषा से इसका उद्भव हुआ है, तो फिर पाली भाषा आई है। पाली भाषा के बाद प्राकृत भाषा आई है, यानी प्राकृत भाषा का उद्भव किस भाषा से हुआ है, तो पाली से हुआ है। फिर उसके बाद प्राकृत के बाद अपभ्रंश भाषा आती है, अपभ्रंश भाषा का प्राकृत भाषा से उद्भव हुआ है। फिर उसके बाद आपका हिंदी भाषा आता है, यानी हिंदी की उद्भव किससे माना जाता है, अपभ्रंश से। किस अपभ्रंश से, तो सौरसेनी अपभ्रंश से। इसे आप भाषा के क्रम को याद रखेंगे, ठीक है। इसीलिए आप सभी लोगों के लिए अभ्यास प्रश्न बहुत ही जरूरी होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, परीक्षा में बहुत ही सहयोगी भी होता है। कुछ प्रश्न तो सीधे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास प्रश्नों को कर लेते हैं तो उन्हीं अभ्यास प्रश्न से ही प्रश्न आते हैं, तो आप सीधे देख लेते हैं, आपको उत्तर पता चल जाता है और सही कर लेते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं, यहाँ दिया उज्ज्वल शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा। जैसा कि आप सभी लोगों को शुद्ध वर्तनी में हमने बताया था, इसका सही उत्तर क्या होगा, सी होगा 58 का। यानी उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है, तो इस प्रकार लिखा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं लिखा है परदर्शनी। क्या लिखा है, परदर्शनी शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा। तो सबसे पहले आप को जब भी शुद्ध रूप या वर्तनी शुद्धि के बारे में पूछा जाए तो उस शब्द का उच्चारण करेंगे, शुद्ध उच्चारण करेंगे, उसके आधार पर आप शुद्ध शब्द का जो है देखेंगे कौन सा शुद्ध शब्द है, उसके बाद वो सही करेंगे। यानी परदर्शनी, परदर्शनी कुछ होता है, पद रसनी नहीं, परदर्शनी ये भी नहीं, प्रदर्शनी ये भी नहीं, तो क्या होगा, प्रश्न नंबर 59 का जो सही उत्तर होगा वह डी होगा, यानी प्रदर्शनी होता है। क्या होता है, प्रदर्शनी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें दिया है प्रश्न नंबर 60 है, उसमें दिया है सतचयन का संधि विच्छेद है। यानी सतचयन का संधि विच्छेद क्या है, तो कौन सा होगा, ए होगा, यानी सत धन चयन। कौन सी संधि है, संधि का नाम यदि पूछेगा तो आप लोग जवाब देंगे व्यंजन संधि। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा, प्रश्न नंबर 61 जो है काफी महत्वपूर्ण है, यानी हम महत्वपूर्ण कह रहे हैं तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे याद रखेंगे। हिंदी का स्वर्ण युग, क्या, हिंदी का स्वर्ण युग किस काल में
रहा है। यानी हिंदी का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो भक्ति काल को कहा जाता है। किसने भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग माना है? इसे भी आप नोट कर लेंगे, डॉक्टर ग्रियर्सन ने। किसने? डॉक्टर ग्रियर्सन जो है, उन्होंने जो है हिंदी को स्वर्ण काल माना है। तो यह काफी ध्यान रखेंगे, यानी भक्ति काल को स्वर्ण युग, स्वर्ण काल डॉक्टर ग्रियर्सन ने माना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें दिया है कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी आप लोग इसका जवाब दे देंगे। जज के द्वारा मृत्यु दंड सुनना, अपना संबंध तोड़ना, लिखे हुए को काट देना, या बहुत अच्छा लिखना। यानी कलम तोड़ना, यानी इसका सही उत्तर होगा डी, बहुत अच्छा लिखना। कहा जाता है ना, कहावत भी है, बहुत अच्छा लिखता है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, लिखता बहुत है, बहुत अच्छा लिखावट है। यानी उसका जो कह सकते हैं, उसमें जो वाक्य प्रयोग किया जाता है, मुहावरा है, कहावतें हैं, वह कलम तोड़ना है। ठीक है, इसलिए इसका ध्यान रखेंगे, इसका सही उत्तर डी होगा। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 63 में दिया है पीताम्बर कौन सा समास है? यानी पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है? आप लोगों को समास में हमने बहुत ही विस्तार से चीजों को संक्षेप, विस्तार से और पहचान के साथ पढ़ाया था। यानी जितने भी हम अभ्यास प्रश्न कराते हैं, उन सभी अभ्यास प्रश्न में आपके हिंदी व्याकरण के मिक्स प्रश्न होते हैं, सभी टॉपिक्स होते हैं। उन्हें चीज़ों को बहुत सहज ढंग से और विस्तार से हम आपको बताते चलते हैं। उसके अलावा उससे संबंधित जो विकल्प हैं उन्हें भी समझाते चलते हैं, ताकि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आए और अपने एग्जाम में आप बेहतर करके आएँ। विकल्प ए बहुब्रीहि, बी द्वंद्व, सी तत्पुरुष और डी अव्ययी। तो प्रश्न नंबर 63 का आप लोग सही उत्तर दे दिए होंगे ए, यानी पीला हो जिसका अंबर उसे पीताम्बर कहते हैं। यानी पहला और दूसरा पद प्रधान न हो के तीसरा पद कौन प्रधान हो रहा है? विष्णु। विष्णु के लिए पीताम्बर कहा जा रहा है। तो यह क्या होगा? हमेशा जब पहला दूसरा पद प्रधान न हो के तीसरा पद प्रधान होता है, वह बहुब्रीहि समास होता है। द्वंद्व समास क्या होता है? उसमें एक दूसरे के योजक होते हैं और का प्रयोग होता है, एक दूसरे के विलोम भी होते हैं। तत्पुरुष समास में हमेशा कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। सबसे पहले जब समास पूछा जाए तो सब उसके आप पहले जो है समास विग्रह करेंगे, तभी आप समास की पहचान कर सकते हैं। हम आपको ये चीजें बार बार बताते चल रहे हैं कि समास जब भी पूछे, आप समास का विग्रह करिए, फिर समास की पहचान करिए, तभी आप सही समास का पहचान कर पाएंगे। ठीक है। अगला अव्ययी भाव में अव्यय लगा होता है या उपसर्ग लगा होता है, तो यह अव्ययी भाव समास होता है। तो इसे ध्यान रखेंगे, हमने बार बार आपको चीजें बताते चल रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलेंगे, हम आपको जो है और बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे। अगला दिया हुआ है प्रश्न नंबर 64। इसमें दिया है कि पंचवटी। पंचवटी कौन सा समास है? द्विगु या बहुब्रीहि, तत्पुरुष या कर्मधारय है? तो प्रश्न नंबर 64 का आप लोग अब तक सही जवाब दे दिए होंगे। पंचवटी यानी 5 वटियों का समूह। 5 यानी पंच, जैसे कि आपने देख लिया संख्यावाची है। वटी यानी वृक्ष की बात कही जा रही है। जब वृक्ष की बात कही जा रही है तो पंचवटी मिलके क्या हो जाता है? बरगद के वृक्ष की बात हो जाती है। किसकी? बरगद के वृक्ष की बात हो जाती है। यानी 5 वृक्षों के समूह, जब भी समूह हो, संख्यावाची हो, समाहार हो, वहां सदैव द्विगु समास होता है। 64 का विकल्प ए सही होगा। अगला आप लोग देखेंगे पावक का संधि विच्छेद। यानी पावक का संधि विच्छेद, जब भी संधि पूछे तो उसका विच्छेद करिए, फिर आप संधि का नाम बताइए। तो पावक का क्या होगा? पौ धन अक, यानी इसका विकल्प सी सही होगा। पौ धन अक, यानी यहाँ देखेंगे औ प्लस अ मिलके आपका क्या बनता है? आव बनता है। क्या बनता है? आव। तो हो जाता है आपका पाव, तो हो जाएगा पावक। यानी कौन सा संधि होगा? अयादि संधि होगा। क्या होगा? अयादि संधि। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, अयादि संधि को शांत संधि के नाम से भी जानते हैं, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रही हैं चीजें? ठीक है, हम उम्मीद करते हैं समझ में आ रही होगी। हम चीज़ों को बहुत ही सहज भाव से आपको समझाने का और इंटरेस्टिंग कह सकते हैं क्लास करने के लिए हम हमेशा जो है चीज़ों को उस तरीके से करते हैं कि आप लोगों की क्लास इंटरेस्टिंग हो। तो आप लोग क्लास कर रहे हो, जो लोग भी अभी जुड़े हों क्लास कर रहे हों, जिन्होंने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ उस वीडियो को लाइक कर दें और आप लोग
क्लास को भी करते रहें, उसका उत्तर जो है देते चलें। जगदीश का संधि विच्छेद यानी 66 का सही जवाब आप लोग दे दिए होंगे। जगत धन ईस होता है, क्या होता है? जगत धन ईस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए होगा, यानी इसमें दिया है जगत धन ईस, तो कौन सी संधि होगी? जगत यानी त व्यंजन है तो व्यंजन संधि होगा, यहाँ आपका स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है तो व्यंजन संधि। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोग अगला प्रश्न स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 67 में दिया है, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? जैसा कि हमने बताया, पहले ही बताया कि हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। हमने भाषा के यहाँ आप लोगों को एक बार दिखा देते हैं, जो भाषा का क्रम हमने बताया, इसीलिए बताया कि महत्वपूर्ण होता है कि संस्कृत, पाली, उसके बाद पाली आता है, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश भाषा आती है, फिर हिंदी। यानी हिंदी भाषा किससे जो है इसका उद्भव हुआ है, तो उत्पत्ति हुई है यानी अपभ्रंश से हुई। तो हम इस प्रश्न के विकल्प में देखेंगे अपभ्रंश कहाँ है, तो यहाँ है, यानी सौर सेनी अपभ्रंश से हुई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। इसीलिए जो चीजें आपको बताई जा रही है, जहां समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को स्टॉप करिए, उसे जो है समझिए, और पहले तो जो चीजें बताई जा रही है उसे ध्यान से सुनिए, फिर समझिए, फिर नोट करिए। देखिए चीजें आसान हो जाएगी और समझ में भी आ जाएगा। जितना जितना आप अभ्यास प्रश्न करेंगे, जितना से जितना जो है चीजों को आप पढ़ेंगे, उतने आपके ज्ञान में वृद्धि होगा, चीजें याद भी होंगी। ठीक है, रटने से चीजें याद नहीं होती हैं, इसीलिए कहा जा रहा है समझिए, समझने से होता है। प्रश्न नंबर 68 को देखिए, अरबी फारसी नहीं, यहाँ सॉरी, अरबी भाषा का शब्द कौन है? कौन से भाषा का? अरबी भाषा का। अरबी भाषा का शब्द कौन सा है? प्रश्न नंबर 68 का सही उत्तर आप लोग देंगे सी होगा, यानी गुनाह। हम आप लोगों को जो देसी और विदेशी भाषाओं में पढ़ाए थे, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, जापानी, सभी भाषाओं के बारे में बताए थे जो महत्वपूर्ण है। उसकी क्लास यदि आप लोग नहीं किए हैं तो हमारे चैनल पे वो क्लास आप जाकर एक बार क्लास को जरूर करें। नवाज, दीदार और गवाह, ये तीनों जो है विकल्प ए, बी और डी जो है फारसी भाषा के शब्द हैं, इसे भी आप याद रखेंगे। जो नवाज है और दीदार और गवाह ये फारसी भाषा के शब्द है, लेकिन इस प्रश्न में पूछा अरबी भाषा के कौन शब्द है, तो गुनाह होगा, इसका सही उत्तर सी होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, पंचगद्दा एक संख्यावाची शब्द है, अर्थ की दृष्टि से इसके अंतर्गत आने वाले पदार्थ हैं। यानी जैसे कि देखते ही आप इसका सही जवाब दे देंगे, क्या है? 5, यानी पंचगद्दा यानी 5 संख्या की बात कर रहा है। यहाँ संख्यावाची शब्द दिया है तो इसका जाहिर सी बात है आप लोग इसका सही जवाब दे दिए होंगे, यानी 5 की ही बात कर रहा है, संख्या 5 की। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 69 का सही उत्तर सी होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, हाथ का मैल मुहावरे का अर्थ है कीमती वस्तु, तुच्छ वस्तु, गंदा वस्तु या बेशकीमती वस्तु। तो प्रश्न नंबर 70 का जो सही उत्तर है वह बी है, यानी तुच्छ वस्तु इसका सही उत्तर है। कैसे? हाथ का मैल, यानी जैसे ही किसी चीज को लेकर हम लोग सामान्य जो है आप लोग जनमानस में या सामान्य बोलचाल की भाषा में कहते हैं पैसा तो हाथ का मैल है, यानी पैसे को तुच्छ समझा जाता है कि पैसा आता है चला जाता है, यानी पैसा तो खर्च होते ही रहता है। तो यानी हाथ का मैल का सीधा सीधा अर्थ समझेंगे कि तुच्छ वस्तु जो है हाथ के मैल का अर्थ है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, किसी को इस तरीके से इस मुहावरे का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए तुच्छ हो जाएगा। यानी आप लोग भी ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, कि हाँ आप तो हाथ का मैल हो, यानी उस व्यक्ति को तुच्छ नहीं करना है, ये सब चीजें ठीक नहीं है। ठीक है, अगला हम देखेंगे, प्रश्न नंबर 71 में दिया है, साकेत की रचनाकार कौन है? काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। कौन सा? प्रश्न नंबर 71 कि साकेत के रचनाकार कौन है, तो इसका जवाब आप लोग दे दिए होंगे, यानी साकेत किसका है, तो मैथिली शरण गुप्त का है। काफी महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। जयशंकर प्रसाद की जो प्रमुख रचना है उसे हम आप लोगों को बता देते हैं, नोट कर लेंगे। कामायनी, ठीक है, लोग नोट करेंगे, सुन के भी नोट करेंगे। कामायनी हुआ, झरना, आंसू हुआ, कामायनी, झरना, आंसू, लहर भी हुआ, लहर, अजाद शत्रु, अजाद शत्रु के बाद आपका आता है ध्रुव स्वामिनी, स्कंद गुप्त, स्कंद गुप्त, ध्रुव स्वामिनी को आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, आगे आते हैं अयोध्या सिंह हरिऔध, इनकी जो प्रमुख रचना आप लोगों को बता दें कि जयशंकर प्रसाद की और प्रमुख रचनाएं हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है हम उन्हीं को नोट करा रहे हैं। ठीक है, हरिऔध की कौन सी रचना है, तो हरिऔध की आप लोग नोट कर लेंगे प्री प्रवास। हरिऔध की जो प्रमुख रचना मानी जाती है वह है प्री प्रवास।
वैदेही वनवास, क्या है? वैदेही वनवास। एक और है, उसे आप लोग नोट कर लेंगे, आप लोगों को बता देते हैं। परिजात किसकी है? हरिऔध की है। निराला की प्रमुख रचना कौन सी है? उसे भी बता दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लेंगे। निराला की जो प्रमुख रचना मानी जाती है वह अनामिका को मानी जाती है। किसे? अनामिका। इसे आप लोग नोट कर लेंगे। जो जो चीज़ें हम नोट नहीं करा रहे हैं उसे बता दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लेंगे। तुलसीदास, तुलसीदास, तुलसीदास एक रचना है, किसकी रचना है? निराला की मानी जाती है। उसके बाद मानी जाती है परिमल, किसकी है? तो परिमल भी जो है निराला की मानी जाती है। और कुकुरमुत्ता, ये भी पूछा जाता है। कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? तो कुकुरमुत्ता निराला की रचना है, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें पूछा है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन किए थे। बाबू श्याम सुंदर दास, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इनकी जो पत्रिका है उसे हम बता देते हैं नागरी प्रचारिणी सभा। क्या है? नागरी प्रचारिणी प्रचारिणी सभा, यह किसकी है? तो आप ध्यान रखेंगे, जो नागरिक प्रचारिणी सभा है, यह पत्रिका है बाबू श्याम सुंदर दास की है। रामचंद्र शुक्ल की जो पत्रिका है उसे आप लोग नोट कर लेंगे, वह कौन सा है? हंस पत्रिका है, तो इसे आप लोग नोट कर लेंगे। प्रताप नारायण मिश्र की जो प्रमुख पत्रिका है उसे हम आप लोगों को यहाँ बता देते हैं, ब्राह्मण पत्रिका है। कौन सा है? ब्राह्मण। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र की जो पत्रिका है ब्राह्मण पत्रिका है। 1883 ईस्वी में जो है प्रताप नारायण मिश्र द्वारा यह पत्रिका का संपादन किया जाता है। यह एक प्रकार का मासिक पत्रिका है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, ब्राह्मण पत्रिका एक प्रकार की मासिक पत्रिका है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। ढिढोरा पीटने, पीटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? यानी ढिढोरा पीटना यानी बातों को प्रचारित करना। यानी प्रश्न नंबर 73 का जो सही उत्तर होगा वह डी होगा। ढिढोरा पीटना यानी बहुत दूर तक कह सकते हैं उसका प्रचार प्रसार कर देना, यानी सभी को बता देना, यानी बातों को प्रसारित कर देना। इसका सही उत्तर डी होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 74। प्रश्न नंबर 74 में क्या दिया है? अंगुली में आटा गीला करना, यानी अंगुली से आटा गीला करना, यानी इस मुहावरे का सीधा सीधा अर्थ आपको दिख रहा है। 74 का होगा व्यर्थ का काम करना, यानी अंगुली से आटा गीला करने मुहावरे का अर्थ होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, और इस जो है दिया हुआ है प्रश्न नंबर 75 में दिया है कि हाथ मलना यानी मांगना, पछताना या दुखी होना या निष्प्रभ होना। यानी प्रश्न नंबर 75 का जो सही उत्तर होगा वह बी होगा, यानी हाथ मलना यानी पछताना। जब किसी कार्य को कर कर हम उसे पछताते हैं या उस पर हम कह सकते हैं कि उस चीज़ को हम सोचते हैं, हमें पछतावा होता है, तब हम हाथ मलते हैं। जाहिर सी तो इस कहावत या मुहावरे का अर्थ है हाथ मलने। कहावत और मुहावरे का अर्थ होगा यानी पछताना, उस पर हमें पश्चाताप होता है। किसी कार्य को, जो कार्य सही नहीं है, वह उस पर पछताना होता है, यानी हाथ मलने मुहावरे का अर्थ होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं, और इस क्लास का, इस अभ्यास प्रश्न का अंतिम प्रश्न है। जैसे दिया है दानवीर, दानवीर कौन सा समास है? तो इसका सही जवाब आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। इसका सही उत्तर क्या होगा? अभी तक आप लोग दिए नहीं, तो यानी दे दिए होंगे। इसका सही उत्तर आप लोगों को हम बता देते हैं, बी होगा अव्ययी भाव। यानी जैसा कि आप लोगों को बताया कि जिस भी शब्द में अव्यय लगा हो, क्या अव्यय हो या उपसर्ग लगा हो, वह सदैव क्या होता है? अव्ययी भाव। यानी वीर, वीर क्या है? वीर मूल शब्द है, उसमें दान लगा है, यानी दान करने वाला जो वीर होता है उसे दानवीर कहा जाता है। तो दानवीर समास कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज की इस क्लास में आप सभी लोगों को यह अभ्यास प्रश्न जो महत्वपूर्ण थे वह समझ में आया होगा। आप लोगों को एक और बात बता दें कि जितने भी अभ्यास प्रश्न हम हिंदी के कराते हैं उसमें जो विकल्प है, उस प्रश्न संबंधी जितने भी चीज़ें आते रहते हैं, उस महत्वपूर्ण तथ्यों को, उस महत्वपूर्ण पॉइंट को आप सभी लोगों को बताने और समझाने का प्रयास करता हूं, और बेहतर ढंग से और सरल भाव में बताता हूं पहचान के साथ। तो आप चीज़ों को नोट करते जाएं। क्लास भी इंपॉर्टेंट है, क्लास से ज़्यादा अभ्यास प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अभ्यास प्रश्न जो प्रैक्टिस सेट होते हैं वह परीक्षा के लिए बहुत ही सहायक होता है। तो हमारे जो है फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए